हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बेस्ट लर्निंग क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एप्सन लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन। ठीक है, तो कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं? 40%। रेट क्या है? 10%। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपये का है और पार पे इशू कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शन होता है कि या तो आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, बट ये लोग प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 डिबेंचर्स। यानी कि हम लोग तो इशू सिर्फ 40,000 करना चाहते थे, पर कंपनी को एप्लीकेशन 60,000 डिबेंचर की आ गई। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? डिबेंचर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ 40,000 को इश्यू करना चाहते थे तो हम 40,000 को ही डिबेंचर अलॉट करेंगे। बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा आ गए थे, मतलब देखो क्या होता है, ऐसे कंपनी होती है, वो क्या कहती है, मतलब बोर्ड पे पब्लिश कर देती है, जिस भी तरीके से वो लोग पब्लिश करके बोल देते हैं कि हम लोग अपने डिबेंचर्स को इश्यू करना चाहते हैं। फिर पब्लिक जो होती है वो आ जाती है, ठीक है, पैसे देना शुरू कर देते हैं पब्लिक कि ठीक है भाई हम खरीदना चाहते हैं आपके डिबेंचर्स। तो फिर कंपनी क्या करती है, वो डिबेंचर्स अलॉट कर देती है। और सेम केस शेयर्स के साथ भी होता है कि जैसे शेयर्स पहले पब्लिकली बता दिया कि हम इशू करना चाहते हैं, उसके बाद में पब्लिक से पैसा आ जाता है और फिर हम लोग शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर देते हैं। पर अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है स्टूडेंट, तो अगर कंपनी चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि कंपनी सिर्फ 40,000 चाहती थी, बट 60,000 के लिए एप्लीकेशंस आ गई, तो जो ये एक्स्ट्रा 20,000 आए थे ना, उनका सारा पैसा कंपनी ने वापस लौटा दिया। ठीक है, तो कि ये तो है नहीं कि भाई डिबेंचर्स भी नहीं दोगे और पैसा रख लोगे, ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर डिबेंचर्स नहीं दे रहे तो पैसा वापस देना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बाकी का एक्सेस आ गया था, यानी कि 20,000 एक्स्ट्रा आ गए ना, तो कि चाहते 40,000 थे, 60,000 शेयर के लिए गया, तो जो ये 20,000 एक्स्ट्रा थे, इसकी जितने भी एप्लीकेशन मनी थी वो कंपनी ने वापस दे दी कि तुम ले लो। ओके, तो हमसे सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहे हैं वो। तो मेरी बात सुनना स्टूडेंट, पहले तो कंपनी के पास बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ गया है ना, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक है एक एसेट, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सबसे पहले तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि जो हम लोगों के डिबेंचर थे ना, उसकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से हमें ये पैसा आया। कितना आया मैम? मैंने कहा देखो, पब्लिक ने तो आपको 60,000 शेयर के हिसाब से 100 रुपये दे दिए, राइट? पहले इसे लिख लो। तो नरेशन में भी यही आएगा कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। ऑल राइट, बट स्टूडेंट हुआ क्या है, अब हमें उन्हें वापस देना पड़ेगा, बिकॉज हम सिर्फ 40,000 डिबेंचर्स के लिए चाहते थे, 20,000 के लिए एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, जो बच्चा शेयर्स वाला चैप्टर करके यहाँ पे आ रहा है, उसे ये चीज़ पता है कि हम सिर्फ एक डिबेंचर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन एक ऐसी एक्सेप्शन होती है जिसमें पहले रिसीव की एंट्री पास होती है और फिर उसको हम लोग ट्रांसफ़र की एंट्री पास करते हैं। ये केस शेयर्स के लिए भी सेम है और डिबेंचर के लिए भी सेम होता है। तो वही चीज़ मैंने की कि पहले मैंने एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री की, अब मैं क्या करूँगी, इसको ट्रांसफ़र की एंट्री करूँगी। तो मैंने क्या बताया था, जो अकाउंट का नाम और जिस भी अमाउंट से यहाँ पे ये क्रेडिट होता है, सेम उसी अकाउंट और सेम उसी अमाउंट से ये नेक्स्ट एंट्री में डेबिट होता ही होता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने वही किया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट हुआ उस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करा, जितने अमाउंट से वहाँ हुआ उतने ही अमाउंट से यहाँ पे होगा, हमेशा होगा। This cannot be changed, the student, whether it is the case of shares or whether it is the case of debentures, but only in the case of application money. All right? Okay मैम, क्लियर। क्या करते थे, अब इसको डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। आपने कहा यस मैम। शेयर्स होते थे तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते थे, डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ठीक है मैम, पर स्टूडेंट डिबेंचर्स में तो उतना ही जाएगा जितना कंपनी मंगवाना चाहती थी, और कंपनी तो सिर्फ 40,000 शेयर पे ही मंगवाना चाहती थी। तो कंपनी कह रही है कि मैं तो भाई अपने डिबेंचर्स अकाउंट में सिर्फ 40 लाख ही लूँगी, और बाकी के जितने भी एक्सेस मेरे पास आ गए थे, यानी कि 20,000 शेयर की जो एप्लीकेशन थी जो मेरे पास एक्सेस आ गई थी, वो पैसा मैं पब्लिक को वापस दे दूँगी। और अगर मैं पैसा वापस दे रही हूँ तो मेरा बैंक कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, और वो कम होने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? तो देखो नरेशन में भी आप प्रॉपर यही लिख सकते हो कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट एंड एक्सेस जितना भी था उससे हम लोगों ने रिफंड कर दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सौरभ लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। 25 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 25 रुपये अलॉटमेंट पे हैं और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी सिमिलैरिटी है शेयर्स वाले चैप्टर में और डिबेंचर्स वाले चैप्टर में। जैसे उसमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे पैसा मंगवाया जाता है, सेम उसी तरीके से डिबेंचर्स में भी मंगवाया जाता है, और एंट्रीज भी काफ़ी हद तक सेम ही रहती हैं। और राइट, तो जिस बच्चे को वो चैप्टर समझ में आया उसे ये तो 100% समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलोंग विद एप्लीकेशन मनी एंड द अलॉटमेंट वाज मेड। कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड। मतलब कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात उन्होंने बोली, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, ऐसा पेपर में नहीं आता। समझा रहे हैं कि भैया एप्लीकेशन मंगवाई पैसा आ गया, अलॉटमेंट मंगवाई पैसा आ गया, कॉल्स आई पैसा आ गया, और हमने सारे के सारे डिबेंचर्स को अलॉट भी कर दिया। बस एंट्री समझाना चाहते हैं, समझ लो। तो मैंने क्या बोला था कि भाई एंट्रीज का एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है, तो पहले वो चीज़ कर दो जो समझाई हुई है। रिसीव की एंट्री होगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों होगी? तो कि डिबेंचर एप्लीकेशन से पैसा आ रहा है ना। शेयर्स कितने थे? 2,000। एप्लीकेशन पे रुपए कितने थे? 25, यानी कि क्या वैल्यू आ गई? 50,000। नरेशन क्या आएगी? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नंबर 2 एंट्री, पहले इसकी रिसीव की एंट्री हो गई, अब ट्रांसफ़र की होगी। जिस अकाउंट से यहाँ क्रेडिट उसी से ही यहाँ पे डेबिट। ओके, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? डिबेंचर्स पे। इस बार रेट है 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 50,000 यहाँ पे था, 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट। अब बाकी सब चीज़ों की अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट सेम है, 2,000 शेयर और 25 रुपये अलॉटमेंट पे थे, यानी कि 50,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यही लिखेंगे कि बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। और इसके बाद अब आप इसकी रिसीव की एंट्री करोगे, तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो बैंक एक एसेट है, बढ़ जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा आया होगा। कितने पैसे? 50,000 रुपये। तो बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या होगा? अब हम लोगों ने कॉल्स पे भी पैसा मंगवाना है, तो पहले ड्यू करो और फिर रिसीव की एंट्री करो। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो देखो 2,000 शेयर थे और जो कॉल की वैल्यू है वो 50 रुपये की है। ठीक है, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1,00,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो आपने लिख दिया कि बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। और अब रिसीव की एंट्री करोगे, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए आए? 1,00,000 रुपये। तो नरेशन में भी क्या आ जाएगा कि बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डोगरा लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, जिसमें से 20 रुपये एप्लीकेशन पे थे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे थे, 30 फर्स्ट कॉल पे थे और 30 सेकेंड और फाइनल कॉल पे थे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2400 शेयर्स, यानी कि हमने मंगवाए, इशू कितने करने चाहे 2000, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 2400 के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, हमने 1800 की एप्लीकेशन वालों को तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया। 400 डिबेंचर्स वाले जो थे उनको 200 डिबेंचर्स अलॉट कर दिए और बाकी के जो 200 डिबेंचर्स बचे उन्हें हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अलग अलग कर लिया। स्टूडेंट्स मेरी बात सुनना, ऐसा भी हो सकता है, वो लोग ना पहले ही लिख देते हैं कि भाई ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, भाई कंपनी है, उनका राज है ना, क्या करेंगे, पैसा बाद में वापस लौटा देंगे, लौटा ही देंगे ना। तो वही सिंपल सी चीज़ रहती है। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, उन्होंने पहले इशू 2000 करने चाहिए, आ 2400 के लिए गया, आ कितने एक्स्ट्रा गए 400, बट उन्होंने एक्सेप्ट भी 1800 ही करे। समझ में आया, 1800 तो पूरे एक्सेप्ट कर लिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारे 400 डिबेंचर्स वाले लोग हैं उनको हम 200 डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे और जो 200 डिबेंचर्स वाले हैं उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। ओके मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो हम इसकी एंट्रीज के थ्रू इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा कि 200 डिबेंचर्स वाले को ना हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है मैम, अभी थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आया है। तो अब आप पहले मेरे को ये बताना कि कंपनी तो जो पब्लिक है वो कंपनी को पैसा तो दे देती है ना, पैसा कितने पे मिला होगा कंपनी को 2400 शेयर पे। तो कि कंपनी को पता कैसे लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर आ गया, जब उन्हें एप्लीकेशन पे पैसा आता है। फिर जब एप्लीकेशन पे पैसा आ जाता है तो उन्हें पता लगता है कि हम लोगों ने जितने शेयर्स इशू करने चाहे थे उससे ज़्यादा शेयर पे एप्लीकेशन मनी आई है या कम पे आई है, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम कितना रिजेक्ट करना चाहते हैं, कितना रिफंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगी, वेदर इन द केस ऑफ शेयर्स और वेदर इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा कि सबसे पहले तो उनके पास पैसा आया होगा, तो बैंक में आया होगा, एसेट है बढ़ गया होगा, डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी आई होगी। तो पब्लिक ने तो आपको 2400 शेयर पे 20 रुपये एप्लीकेशन के पे कर दिए, यानी कि 48,000 रुपीज़ आपको मिल गए। तो आपने नरेशन में भी यही लिख देना है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले तो ये मिल गया, पहले इतना समझो। अब आगे क्या होगा, अब कंपनी आगे डिसाइड करेगी कि वो कितना कितना लेके जाना चाहती है। अब जरा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि मैं क्या रही हूँ। देखो कंपनी ने ना 2000 शेयर के लिए मंगवाया था, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन 2400 शेयर के लिए आ गई। अब ये 2400 को ना उन्होंने आगे आपको अच्छे से बाइफरकेट करके दिखा दिया है। देखो कैसे बाइफरकेट किया, उन्होंने कहा इसमें से जो 1800 शेयर डिबेंचर्स है ना उनको तो हम 1800 के 1800 इशू कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कहा बाकी के 600 का क्या, उन्होंने कहा बाकी के जो 200 हैं उनको कर दो रिजेक्ट। हमने कहा ठीक है, बचे कितने स्टूडेंट, बचे 400। उन्होंने कहा ये 400 में से 200 को अलॉट कर देंगे और 200 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, मतलब कि एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। देखो समझने में दिक्कत आ रही है, राइट, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट, बट इसी तरीके से तो कंपनी का काम चलता है। वही तो ये सब सोचते हैं कि भाई 1800 को तो 1800 फुल अलॉट कर देंगे, 200 को रिजेक्ट कर देंगे, बाकी के जो 400 बचे उसको हम क्या करेंगे 200 को अलॉट कर देंगे, बाकी अलॉटमेंट मनी पे एडजस्ट कर देंगे। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अब वो समझना स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये तो आपको मैंने बताया था कि ये डिबेंचर एप्लीकेशन जो यहाँ पे लिखते हो क्रेडिट करते हो वही सेम यहाँ पे आप लोगों ने डेबिट कर देना और उसी सेम अमाउंट से और उसी सेम अकाउंट से। ये चीज़ तो क्लियर है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया। करते क्या थे, इसको डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करना है, करेंगे कितना स्टूडेंट, कंपनी जितना इशू करना चाहती थी। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि कंपनी 2000 इशू करना चाहती थी डिबेंचर्स, तो सिर्फ 2000। एप्लीकेशन पे रुपए कितने थे 20, यानी कि 40,000 ही सिर्फ डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा।
आगे मैम, आगे आपको इतनी चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी जो है वो रिजेक्ट कर रही है। आपने कहा यस मैम, वो क्लियर है हमें कि कंपनी रिजेक्ट कर रही थी 200 शेयर और एप्लीकेशन मनी 20 रुपये की थी, यानी कि 4000 तो कंपनी ने वापस दे दिए। वापस देंगी तो अपना बैंक कम कर देगी, क्रेडिट करके बैंक कम कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, बाकी को वो डिबेंचर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि बाकी के 200 शेयर को हम लोगों ने क्या किया, डिबेंचर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। समझ में आया? इस तरीके से कंपनी वर्क करती है। कुछों को रिजेक्ट कर देती है तो पैसा रिफंड कर देती है, बाकी को डिबेंचर अकाउंट में डाल देती है और बाकी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाता है। और ये कैसे पता लगा, एप्लीकेशंस फॉर 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिबेंचर्स, इस लाइन से जब लिखा होगा तभी ये चीज़ करेंगे। अब देखो ज़रा अलॉटमेंट की कैसे होती थी। अलॉटमेंट की पहले आप लोग क्या करते हो, ड्यू की एंट्री करते हो ना, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने शेयर पे करेंगे, अब सारी एंट्री 2000 शेयर पे होंगी, 2000 शेयर, ठीक है। और कितना पैसा था अलॉटमेंट पे, 20, तो 40,000। मैम 2000 कैसे हुए यार, 2000 ऐसे ही तो हुए ना, देखो आप खुद से यहाँ पे, ये 1800 और ये 200। जो 2000 कंपनी करना चाहती थी हम अभी भी वही कर रहे हैं। समझ में आया? इस तरीके से कंपनी चलती है। ओके, तो मैम ये हो गया। तो आपने अब यहाँ पे डिबेंचर को अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। आगे क्या करेंगे, आगे अब अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान से सुन लो, डिबेंचर अलॉटमेंट पे 40,000 रुपये आने थे, बट 4000 के रिसीव की एंट्री आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हो। जो आपने देखा था ना कि हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो एक बार जब हमने 4000 की एंट्री कर दी है तो दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है, वरना अलॉटमेंट तो हमारी एक्सेस में बढ़ जाएगी। अभी आपने पीछे क्या देखा स्टूडेंट, कि हमने डिबेंचर अलॉटमेंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था 4000 से, तो वो 4000 अब कम करके यहाँ पे करोगे सिर्फ रिसीव के टाइम पे। ड्यू हमने उतना ही किया है, क्योंकि रिसीव की तो एक ही बार एंट्री करोगे ना कि बार बार करते रहोगे। ऑलराइट, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ अभी ही समझ में आ जाए, है ना। बाकी स्टूडेंट कॉल्स वो बहुत ही सिंपल रहेंगी, क्योंकि उसमें अब हमें आगे कोई भी एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं करनी है, क्योंकि बस उसमें ये बोला हुआ था कि कॉल्स मंगवाई और वो रिसीव हो गई। तो फर्स्ट कॉल पहले लिख लो, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दोगे, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो 2000 डिबेंचर्स पे ही करना है और 30 रुपीज़ की हमारी फ़र्स्ट कॉल थी। तो पहले मैं अपनी फ़र्स्ट कॉल को ड्यू कर रही हूँ, कितने रुपए से, 60,000 रुपये से। तो यही आपने लिख दिया कि बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद में मैं इसकी रिसीव की एंट्री करूँगी, तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सिंपली आपके पास 60,000 रिसीव बैंक में आ जाएंगे। तो बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। इसके बाद सेम वे में अपनी फाइनल कॉल की भी एंट्री कर दो। पहले फाइनल कॉल को ड्यू कर दो, तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 2000 डिबेंचर पे 30 रुपये, यानी कि 60,000 रुपीज़। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी रिसीव की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। 60,000 थे, 60,000 आ गए। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सुपर सील्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन। 40 रुपये एप्लीकेशन पे है, 30 रुपये अलॉटमेंट पे है, बाकी का बैलेंस कितना बचा, 30 रुपये का। वो 30 रुपये का बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है। डिबेंचर्स इशूड वर अप्लाइड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, बट अभी हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है। क्या उसकी एंट्री करेंगे, नहीं। जब मंगवाई नहीं तो एंट्री क्यों करेंगे। तो हमें सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की पहले रिसीव की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
10,000 शेयर और एप्लीकेशन पे 40 रुपये, यानी कि 4 लाख। तो इसमें क्या आएगा कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, जितने से वहाँ पे हुआ क्रेडिट उतने से यहाँ पे हुआ डेबिट, और इसको 8% डिबेंचर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जो अमाउंट वहाँ वही अमाउंट यहाँ। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब अलॉटमेंट को पहले ड्यू करो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 10,000 डिबेंचर्स और 30 रुपये अलॉटमेंट पे, यानी कि 3 लाख रुपए। क्या बनेगी नरेशन? बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। और अब इसके रिसीव की एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने थे? 3 लाख। 3 लाख के 3 लाख रिसीव हो गए। बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि अगर वो कहते हैं ना जैसे अभी कॉल्स मंगवाई नहीं है तो आपको उसकी एंट्री भी नहीं करनी है। चलो 5th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इस बार आ गया प्रीमियम। कितने रुपए का? 35 रुपीज़ का। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, इशू वॉज सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है भाई, सब समझ में आ गया। एंट्री आपको पास करके दिखा देते हैं। क्या इस पर उन्होंने आपको कुछ भी बाइफरकेट करके दिखाया है क्या कि एप्लीकेशन पे इतना अमाउंट था, अलॉटमेंट पे इतना था, कॉल्स पे इतना था? नहीं। जब ये ना बताया हो ना तो आप कैसे करते हो? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में लिख देते हो। और फंडा तो एक ही है स्टूडेंट कि भैया एप्लीकेशन का पहले रिसीव की एंट्री होगी। तो फर्स्ट में मैंने अपने बैंक अकाउंट को करा डेबिट, और अब जब मेरे को कुछ भी पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग, तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ। 7500 मेरे डिबेंचर्स थे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 135 से, क्योंकि बैंक में तो पैसा प्रीमियम का भी आ गया। 100 रुपये की फेस वैल्यू और 35 रुपये का प्रीमियम, यानी कि इन टोटल मेरे पास बैंक में 1012500 आ गए। तो नरेशन में भी यही आएगा कि डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, अब ट्रांसफ़र की एंट्री कर दो। जितने से वहाँ पे पहले तो आपने क्रेडिट किया है उतने से ही पहले यहाँ पे डेबिट कर दो। कहाँ जाएगा? डिबेंचर्स के अकाउंट में। बट हमने ये चीज़ सीखी थी, हमने शेयर्स के केस में भी सीखी थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी चल रही है स्टूडेंट की प्रीमियम का अमाउंट हम लोग ना ही तो शेयर वाले अकाउंट में डालते हैं ना ही डिबेंचर वाले अकाउंट में डालते हैं। प्रीमियम हमारा हमेशा अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, बेशक वो डिबेंचर्स का प्रीमियम हो, इक्विटी शेयर का प्रीमियम हो कि प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम हो, कभी भी यहाँ पे नहीं जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में भी नहीं जाता था और डिबेंचर्स वाले अकाउंट में भी नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो इतना ही आ गया, बट यहाँ पे आप क्लियरली लिखो कि 7500 डिबेंचर पे सिर्फ 100 रुपये की फेस वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और बाकी जितना भी 35 रुपये का प्रीमियम था उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में डालेंगे 262500। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो हमने लिख दिया कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन। नीपा लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो स्टूडेंट 100 रुपये का 10% प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। पेबल 30% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 30% हम एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं और वो उस 30% में प्रीमियम इंक्लूडेड है, साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बाकी का जितना भी बैलेंस बचेगा वो अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो। द डिबेंचर्स वर अप्लाइड एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ऑल राइट, ये भी समझ लीजिए। देखिए इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, मैंने देखा है कि ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि मैम 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, उसका 10% यानी कि 10 रुपये का प्रीमियम था, यानी कि टोटल 110 हो गए, है ना। और 2 इंस्टॉलमेंट हमें बता रखी हैं, एक एप्लीकेशन की बता रखी है और एक अलॉटमेंट की बता रखी है।
तो बच्चे समझ ही नहीं पाते। देखो स्टूडेंट, उन्होंने आपको सिंपल सी एक बात लिख रखी है कि एप्लीकेशन पे ना 30% है फेस वैल्यू का, यानी कि 30 रुपये, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम भी ना इसी में इंक्लूडेड है। और वो कह रहे हैं बाकी का जितना भी बैलेंस बच गया ना वो हम अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं। देखो 30 + 10 होता है 40, और टोटल था 110। तो 110 में से अगर हमने 40 एप्लीकेशन पे मंगवा लिए तो बाकी के 70 रुपये आप अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा अपना रखना कि उन्होंने साफ साफ, अगर आप एक बार लाइन पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि पेबल 30% ऑफ फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 30% फेस वैल्यू का इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर जिस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा डाउट हो ना, वो ऐसे मतलब अपना एक नोट बना के भी लिख सकता है कि हम लोगों ने यही एज्यूम किया है कि ये 30% में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं था, इंक्लूड करना था, इसलिए हमने 10 रुपये का इंक्लूड करके फिर लिखा है। ओके, तो बिल्कुल भी ये नहीं होना कि गलत हो जाएगा एग्ज़ाम में, गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद से ही एक तरीके से ही क्लियरली नहीं मेंशन किया। इंक्लूडिंग प्रीमियम से हम यही समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन पे हम 30% भी मंगवा रहे हैं, साथ में प्रीमियम भी हम एप्लीकेशन पर ही मंगवा रहे हैं, और बाकी का जितना भी बच जाएगा वो अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो कि बहुत ज़रूरी है ये समझ में आना, क्योंकि फिर वही सेम चीज़ हम कैश बुक में भी लिखेंगे कि भाई 40 रुपये आ रहे थे एप्लीकेशन पे, 10,000 इंटू में 40, और फिर 70 रुपये आ रहे थे अलॉटमेंट पे, तो 10,000 इंटू 70 वो हमारे आ गए अलॉटमेंट पे, तो बाकी वो जो जितना भी टोटल था वो हमारा कैरेट डाउन बन गया, है ना। तो एंट्री में भी यही लिखोगे कि जैसे सबसे पहले आप लोगों के पास डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोगों ने करा। अब आप बोलोगे मैम क्यों नहीं कर रहे हो रिसीव की एंट्री? स्टूडेंट जब भी कैश बुक बनाते हैं ना तो फिर बैंक में रिसीव वाली एंट्री नहीं करते। जब भी कैश बुक बनाने के लिए बोलेगा तब रिसीव की एंट्री नहीं करनी, फिर बेशक कॉल्स मंगवाई हो, एप्लीकेशन मंगवाई हो, अलॉटमेंट मंगवाई हो, इसीलिए नहीं करनी। तो सिंपली अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी डिबेंचर्स अकाउंट में। तो टोटल मैंने एप्लीकेशन पे 40 रुपये मंगवाए हैं, जिसमें से 30 रुपये मेरे यहाँ पे जाएंगे और बाकी के 10 रुपये को मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालूंगी, ठीक है। यानी कि टोटल 4 लाख में से 3 लाख यहाँ आ गए और 1 लाख यहाँ चला जाएगा। तो यही लिखोगे कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट, और नंबर 2 पॉइंट पे क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए थे? 10,000 पे हम लोगों के 70 रुपये, यानी कि 7 लाख रुपए, ठीक है। तो बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू, ओके। तो बेसिकली मतलब अगर आप देखोगे तो कहीं बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि मैम यहाँ पे 30 ही लेंगे, भाई उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप वो एज्यूम कर रहे हो तो आप नोट बना के वो भी लिख सकते हो कि भाई हमने ये एज्यूम किया, गलत नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर आपके माइंड में वो आ रहा है तो नोट बना के प्रॉपरली लिखना कि हमने एज्यूम कर लिया है कि उस 30% में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तब कर लेना वो वाला केस, बट नोट बना देना ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।